ओके, सो हम कर क्या रहे हैं, हम शेड्यूल 1 कर रहे हैं। शेड्यूल 1 की हम सेकेंड एक्टिविटी कर रहे हैं। वो सेकेंड एक्टिविटी ये बोलता है, अब ध्यान से सुनना, देखो सेकेंड एक्टिविटी ये बोलता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो, आपने सप्लाई किया, क्या सप्लाई किया आपने, आप सप्लाई कर रहे हो किसको, रिलेटेड पर्सन को। या सप्लाई या तो देखो गुड्स कर रहे होगे या सर्विसेज कर रहे होगे, दोनों में से एक चीज़। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ कि ये सर्विसेज कर रहे हो या फिर गुड्स कर रहे हो। तो जब कुछ लिखा नहीं है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, दोनों ही, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, चाहे गुड्स कर रहे हो चाहे सर्विसेज कर रहे हो। तो सप्लाई किसको कर रहे हो, रिलेटेड पर्सन को कर रहे हो। आप सप्लाई किसको कर रहे हो, रिलेटेड पर्सन को कर रहे हो। उसके बाद अभी मैं आपको बोलूँगा, अभी डिस्टिंक्ट पर्सन को ना इग्नोर करके चलना, डिस्टिंक्ट पर्सन को इग्नोर करके चलो, इसको मैं बाद में बताऊँगा, इसका अलग मीनिंग है। जो आप सोच रहे हो वो मीनिंग नहीं है डिस्टिंक्ट पर्सन का, इसका अलग ही मीनिंग है। तो मैं अभी इसको अभी इग्नोर करके चलो। अभी सिर्फ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना है आपको। मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप क्या कर रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। किसको सप्लाई कर रहे हो, किसी रिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो। रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है, रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है। रिलेटेड पर्सन को जानने के लिए मैं आपको रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन के पास लेके चलता हूँ। अब रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, वो ये होते हैं, सिर्फ जितना दिखाऊंगा सिर्फ उतना ही देखना है आपको, बाकी कुछ अगर लिखा हुआ है तो आपको वो देखना नहीं है। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन के अंदर देखो कौन कौन आते हैं। रिलेटेड पर्सन के अंदर आपके क्या आता है, फैमिली। रिलेटेड पर्सन के उसमें कौन आता है, आपकी फैमिली आ जाती है, ठीक है। अब फैमिली में जैसे मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन का मतलब हो गया कि जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उनके बेटे की कोई कंपनी है आकाश अंबानी, उनके बेटे की कोई कंपनी है, मान लो कोई भी XYZ कोई कंपनी ले लेते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में डील कर रहे होंगे, अगर ये दोनों सप्लाई कर रहे होंगे, मतलब चाहे मुकेश अंबानी अपने बेटे को कुछ सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और आकाश अंबानी अपने पापा को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, मुकेश अंबानी को सप्लाई कर रहा है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाए जाएंगे। इतना क्लियर है। चाहे अपने आप बेटे को कर रहे हो सप्लाई, चाहे अपनी वाइफ को सप्लाई कर रहे हो या अपने फादर को सप्लाई कर रहे हो। तो फैमिली के अंदर कौन कौन आता है मैं आपको बता देता हूँ। फैमिली के अंदर जनरली जो आपके क्लोज रिलेशन में आते हैं ना, जो ब्लड रिलेशन में होते हैं वो आते हैं। जैसे आपके कौन हो गया, आपकी मदर हो गई, आपके फादर हो गए, आपके ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गई, और या भी आपके ब्रदर हो गया, आपकी सिस्टर हो गया, ठीक है। और या फिर अगर आपके जो लीनियल जो डिसेंडेंट होते हैं, जो जैसे कि आपका सन, डॉटर, ठीक है, तो ये सारे लोग, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, तो ये सारे लोग आपके फैमिली में कवर होंगे, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे वैसे कोई पूछेगा नहीं कि फैमिली के अंदर कौन आता है, बट मैंने आपको बता दिया कि फैमिली के अंदर क्या आता है। बस एग्जाम में ये लिखा होगा रिलेटेड पर्सन, एग्जाम में ये लिखा होगा रिलेटेड पर्सन, तो आपको ये इस तरह से यूज़ करना है। बट आप फैमिली को एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, बट क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ कि फैमिली में कौन कौन आते हैं। तो इसके बीच में कोई फाइट मत करना आप, यहाँ की फैमिली में सर नहीं, कहीं रिश्ते मेरे को बता रहे हो कि सर ये बताओ कि साला साली आते हैं क्या, ठीक है। तो इतना डीप में नहीं जाना आपको। उसके बाद सिर्फ रिलेटेड पर्सन में, मैंने आपको बोला रिलेटेड पर्सन में सिर्फ फैमिली कवर नहीं होती है। रिलेटेड पर्सन में अगर कोई होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज है, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनीज कौन सी होती है, सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसका होल्डिंग कंपनी का ना शेयर होता है। जैसे मान लो आपकी कोई कंपनी है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ होल्डिंग और सब्सिडरी का। आपकी कोई कंपनी है ना, उसमें, और मेरी भी एक कंपनी है, मैंने आपकी कंपनी के मोर देन 50% से ज़्यादा शेयर्स मैंने क्या कहते हैं उसमें पैसा लगा रखा है। आपकी कंपनी के अंदर मेरी कंपनी ने मोर देन 50% से ज़्यादा पैसा लगा रखा है, तो मेरी कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और आपकी कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम क्या कहते हैं, इन दोनों को भी रिलेटेड पर्सन ही कहते हैं। क्यों रिलेटेड पर्सन क्यों कहते हैं,
अरे एक तरह से ये समझो, रिलेटेड पर्सन एक तरह से वो नहीं हुए जिसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? जिसके डिसीजन को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या रिलेटेड पर्सन वो नहीं हुए? अगर मैं इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, फैमिली को भी हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना। वी कैन इन्फ्लुएंस आवर फैमिली ऑल्सो, कि उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और अगर मैंने मान लो आपकी कोई कंपनी है जिसमें मैंने 50% से ज़्यादा शेयर है, तो मेरी चलेगी कि नहीं चलेगी? मेरी कंपनी की चलेगी, बिल्कुल चलेगी, क्योंकि मोर देन 50% तो हमने ही इन्वेस्ट कर रखा है आपकी कंपनी के अंदर। और अगर कोई पार्टनर है, किसी पार्टनरशिप फर्म के जितने भी जो पार्टनर है, क्या वो भी आपस में, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर मैं भी पार्टनर हूँ, आप भी पार्टनर हो, क्या हम आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाए जाएंगे? भले ही हम एक दूसरे की फैमिली नहीं है, हम फैमिली नहीं है, बट क्या हम रिलेटेड पर्सन कहलाए जाएंगे? हम रिलेटेड पर्सन कहलाए जाएंगे, बिल्कुल। उसके बाद डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, मान लो अगर आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो और बाकी डायरेक्टर भी हैं, तो आपस में जितने भी जो डायरेक्टर हैं वो भी रिलेटेड पर्सन कहलाए जाएंगे। इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे रिलायंस कंपनी के अंदर मान लो 20 डायरेक्टर्स हैं, रिलायंस कंपनी के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर 20 डायरेक्टर्स हैं, जिसके अंदर मुकेश अंबानी, नीता अंबानी हैं, क्या कहते हैं, और भी लोग होंगे जो क्या कहते हैं डायरेक्टर होंगे। तो वो क्या 20 के 20 लोग आपस में अगर कुछ डील कर रहे होंगे, कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई डील कर रहे होंगे, क्या वो भी आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे, राइट। निधि पांडे कोई इशू नहीं है, बट अब अगर आप लेट आए हो तो फिर क्या कहते हैं, अभी फोकस करना इस पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो रिलेटेड पर्सन आप समझ गए। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि अगर आप कर रहे होगे, क्या सप्लाई कर रहे होगे, कुछ भी सप्लाई हो सकता है, किसको कर रहे होगे सप्लाई? आप रिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रहे होगे, ठीक है। अभी डिस्टिंक्ट पर्सन को मैंने आपको बोला कि अभी इसको क्या कहते हैं, अभी अज्यूम करके चलो यहाँ पे है ही, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ इतना हमने जाना कि हम किसी रिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रहे होंगे तो शेड्यूल 1 हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। प्लस में यहाँ पे प्लस बोला हुआ है, प्लस का मतलब क्या हो गया कि वो वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, प्लस में ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी जरूरी है। अब ये वाली कंडीशन क्या है? ICFV का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था ICFV का मतलब क्या होता है? ICFV का मतलब होता है कि बिजनेस को चलाते वक्त या फिर बिजनेस को ग्रो करते वक्त आपने कुछ ऐसा किया है, आपने किसी रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया है, तो इसका मतलब क्या है? तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको सप्लाई बोल दिया जाएगा और GST आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसको सप्लाई बोल दिया जाएगा और GST आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। बोलो समझ आया? बोलो सर एग्जाम्पल दे दो, बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ सर, एग्जाम्पल से समझाओ। मोक्षिता बोलो सर एग्जाम्पल दे दो। हाँ देखो, अब इतना जिद कर रहे हो तो एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये लो केस स्टडी देखो, केस स्टडी देखो। केस स्टडी क्या है? मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है जिसका ना एक GST कोचिंग सेंटर है। मतलब मिस्टर एक्स है जिसका GST कोचिंग सेंटर है, मतलब वो GST की क्लासेस वगैरह देते हैं, उनका कोचिंग सेंटर चलता है, ठीक है। अब मिस्टर एक्स के पास ना 4 लोग पढ़ने के लिए आए, मिस्टर एक्स के पास 4 लोग पढ़ने के लिए आए। अब 1 मिनट रुको, मेरे को ना एक चीज़ करनी होगी। ओहो, मुझे आंसर्स छुपाने थे तो इसलिए आंसर मैंने छुपा दिए, उस साइड आंसर्स लिखे थे, बट आपको खुद लॉजिकली आंसर देने हैं, ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं। मिस्टर एक्स हैं जिनका GST कोचिंग सेंटर है, उनके पास 4 लोग पढ़ने के लिए आए। एक तो
एक कौन आया, स्ट्रेंजर, एक कौन आया, एक स्ट्रेंजर, और वो फीस दे के पढ़ेगा। जैसे मिस्टर एक्स है ना, उनके कोचिंग सेंटर में बाकी स्टूडेंट भी तो आएंगे जो जानते, जिनको मिस्टर एक्स नहीं जानते, ठीक है, तो वो फीस दे के पढ़ेंगे। तो स्ट्रेंजर आए एक, तो जो फीस दे के पढ़ने वाला है, और एक आया, एक ऐसा एक और स्टूडेंट आया जिसमें से जो कहने लगा कि सर मेरे को जीएसटी तो पढ़ना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब वो अपनी आत्मकथा सुनाने लगा, तो मिस्टर एक्स को रोना आ गया उसके ऊपर। तो मिस्टर एक्स ने बोला कि चलो एक काम कर, तू टेंशन मत ले कि मैं क्या कहते हैं मैं तुझे फ्री में पढ़ाऊँगा, विदाउट फीस, मैं तुझे फ्री में पढ़ाऊँगा। बात समझ रहे हो? सेकेंड केस ये है। थर्ड केस सुनो, थर्ड केस है कि मिस्टर एक्स के पास ना कौन पढ़ने के लिए आया, जीएसटी, उनकी वाइफ, मिस्टर एक्स की वाइफ। मिस्टर एक्स के पास कौन पढ़ने आ रहा है, वाइफ पढ़ने आ रही है। अब वाइफ को भी हो सकता है ना यार, उसको वो भी बिजनेस करना चाह रही हो, तो उसको भी जीएसटी की नॉलेज चाहिए हो, तो भैया आ गई। जी मिस्टर एक्स ने बोला एक काम करो, मैं क्लासेस तो देता ही हूँ, मेरे ही इंस्टीट्यूट में आके क्लास ले लो, है ना। जैसे मैं भी तो जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, कल को मेरी वाइफ होती तो मैं कह रहा था एक काम करूँ ना कि क्या कहते हैं, मैं 60-70 बच्चों को तो पढ़ा ही रहा हूँ, आप एक काम करो उसी क्लास में आके पढ़ लेना। हो सकता है ना, अलग से टाइम नहीं देना मेरे को। और लास्ट एंड लीस्ट अगर मैं बात करूँ तो मिस्टर एक्स के कोचिंग सेंटर पे कौन है, उनकी प्रेमी, उनकी गर्लफ्रेंड। अब आपको ये बताना है, आपको इन चारों केसेस के अंदर बताना है जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ही लॉ है, आपके सामने ही मैंने लॉ रखा हुआ है, ये रहा लॉ। ये लॉ देख के बताओ कि कौन से केस के अंदर जीएसटी लगेगा, कौन से केस में जीएसटी नहीं लगेगा। मैं टिक, या तो मैं टिक लगाऊंगा, अगर जीएसटी लगेगा तो मैं क्या कहते हैं टिक लगा दूंगा, और जीएसटी नहीं लगेगा तो क्रॉस लगाऊंगा। अब बताओ, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंजर विथ फीस, आई एम वेटिंग। जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा बताओ गौरव। अब आ ही नहीं रहे आंसर, एक ही का आ रहा आंसर। विशाली, निधि, मुकुल, मोक्षिता, संजना। लगेगा तो सही है, बट मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बताओ इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, कौन किसके बेसिस पे आप बात कर रहे हो, किसके बेसिस पे बात कर रहे हो? हाँ ना तो बोल रहे हो, लेकिन किसके बेसिस पे? विशाली, यस। सेक्शन 7(1)(a), यस बिल्कुल करेक्ट, सेक्शन 7(1)(a। वो शेड्यूल 1 तो लग ही नहीं रहा यहाँ पे शेड्यूल 1 मत लगा देना। बात समझ रहे हो? शेड्यूल 1 कहाँ से लगा दोगे? यहाँ पे रिलेटेड पर्सन तो है ही नहीं, तो शेड्यूल 1 लगेगा ही नहीं। यहाँ पे सेक्शन 7(1)(a) लगेगा, जो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई विद कंसिडरेशन और इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला था, जो फर्स्ट हमने बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास में जो पढ़ा था वो था। तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा, तो आंसर जो आंसर क्या है इसका, जीएसटी लगेगा। बात समझ आ रही है? अब अगेन सेकंड पॉइंट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट विद रीजन, फटाफट विद रीजन। लगेगा नहीं लगेगा? पुअर स्ट्रेंजर विदाउट फीस, जो फ्री में पढ़ने आया। विशाली, मुकुल, संजना, 7B, संजना 7B कहाँ से लगा रहे हो आप? 7B तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का था। आशी, निधि, पांडे, मुकुल, याद रखो इनको। गलत लगाने से अच्छा लगाओ ही मत, गलत लगा दोगे सीधा एग्जामिनर इंटरव्यू जो भी वो इन्विजिलेटर होगा वो काट ही देगा आपका आंसर देखते ही, सेक्शन को देखते ही। मुकुल, यस, बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन सो देयर विल बी नो जीएसटी। ये कौन से सेक्शन के हिसाब से है? शेड्यूल 1 के हिसाब से नहीं है, शेड्यूल 1 के हिसाब से नहीं है। शेड्यूल 1 बार बार कह रहा हूं वो रिलेटेड पर्सन के लिए था, देखो ना, रिलेटेड पर्सन के लिए था वो, ये रहा। तो रिलेटेड पर्सन थोड़ी है वो स्टूडेंट। तो ये कहाँ पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है? सेक्शन 7(1)(a।
सेक्शन 71A, यस। तो जिन्होंने भी सेक्शन 71A बोला है वो राइट हैं, उनका करेक्ट आंसर। तो क्या जीएसटी लगेगा? तो जीएसटी तो नहीं लग रहा भैया, एक मिनट रुको, जीएसटी तो नहीं लग रहा, और उसका रीज़न भी सेक्शन 71A है। अब मेरे को बताओ, वाइफ की बताओ, वाइफ के साथ क्या होगा? विशाली, फर्स्ट आंसर आ गया। वाइफ के साथ क्या करना है? जीएसटी लगाएं नहीं लगाएं? मिस्टर एक्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, पहले तो उस चीज़ से पहले एक बात बताओ, क्या मिस्टर एक्स में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी वाइफ से पैसे मांग सकते हैं जीएसटी की क्लास से, जीएसटी की क्लास के लिए? पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको मैं पहले क्लियर करूँ। क्या मिस्टर एक्स में इतनी हिम्मत है कि वो उनसे पैसे मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख भी नहीं रहा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि वाइफ से पैसे नहीं लेगा, और अगला केस जो गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड से भी पैसे नहीं लेगा। ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड से भी थोड़ी पैसे लेगा वो मिस्टर एक्स जो है, इन दोनों से पैसे थोड़ी लेगा वो, ठीक है? तो अब मुझे बताओ वाइफ पे जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं है, अब बताओ। और अगर एप्लीकेबल है तो कौन से उसके कारण, क्या रीज़न है? शुभम कंसवाल, जानवी मित्तल, यस। तो मोक्षिता, तो यस शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि रिलेटेड पर्सन है। आशीष जैन सर, बट इन केस ऑफ वाइफ इट वुड बी रिलेटेड विद रिलेटेड पर्सन पॉइंट, यस। आशी ऑब्वियसली जो सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन, जो रिलेटेड पर्सन के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि रिलेटेड पर्सन के अंदर आपकी वाइफ, आपकी फैमिली भी आ जाती है ना? तो उसके अंदर आपकी वाइफ भी रिलेटेड पर्सन हो जाएगी, और जब रिलेटेड पर्सन हो गई वो, तो अगर आप अपनी वाइफ को फ्री में भी क्लासेस ले रहे होगे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे ये भी चीज़ बोली है आपको कि आपको बिजनेस भी चेक करना है, क्या मेरा बिजनेस है या नहीं है। बिजनेस है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना जीएसटी कोचिंग सेंटर, पहले ही मैंने लिख दिया, जीएसटी कोचिंग सेंटर मैंने पहले ही लिख दिया। तो क्या यहाँ पे जीएसटी लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और किसके रीजन से? शेड्यूल 1। क्या रीजन से? शेड्यूल 1 के हिसाब से। अब लास्ट केस बताओ, उसके जीएफ के साथ क्या होगा? जीएफ भी पढ़ने आई है, ऑब्वियसली पैसे तो ले नहीं सकता उससे, क्या करेगा? लगाएगा नहीं लगाएगा? निधि सेकंड पॉइंट रिपीट कर दूँ? हाँ मैं अभी करता हूँ, बट पहले ये वाला बताओ, लगाएगा नहीं लगाएगा? अब मोक्षिता का कहना है कि यस, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं। आशी भी कह रही है यस, विशाली का कहना है नो। अब मिक्स से आंसर आ रहे हैं। गर्लफ्रेंड, ठीक है, मुकुल का आंसर करेक्ट है। मुझे एक बात बताओ, अब जितने भी शेड्यूल 1 का रेफरेंस दे रहे हो गर्लफ्रेंड के केस में, एक बात बताओ, क्या गर्लफ्रेंड रिलेटेड पर्सन में होती आती है क्या? ये बताओ, क्या गर्लफ्रेंड, ये देखो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन मैंने दी हुई है। पहले ये बताओ कि जो जीएफ है वो क्या फैमिली के अंदर आती है क्या? इमोशनली मत बोलना, इमोशनली मत बोलो कि हाँ कि नहीं मेरे लिए तो वही आप ही मेरे क्या कहते हैं परम पूज्य हो। इमोशनली मत बोलो, आप ये बोलो कि क्या कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में बताओ। लॉ की लैंग्वेज में क्या गर्लफ्रेंड को क्या रिलेटेड पर्सन ट्रीट किया जाएगा? क्या फैमिली में कंसीडर किया जाता है? नहीं, बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाता वो, इसलिए वो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आती। तो क्या गर्लफ्रेंड के केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। शेड्यूल 1 लगना ही नहीं, इसमें शेड्यूल 1 तो लगना ही नहीं क्योंकि रिलेटेड पर्सन ही नहीं है। और फिर कौन सा लगेगा? सेक्शन 71A देखो, क्या सेक्शन 71A के हिसाब से देखो, क्या इससे कंसिडरेशन लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा, तो इसलिए जीएसटी भी नहीं है। मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, इसके सॉल्यूशन दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट रुको मेरे को। ये सामने सॉल्यूशन है, आपको सामने सॉल्यूशन दिख जाएंगे इसके, मैंने यहाँ पे दिए हुए।
हाँ, सो हम क्या कवर कर रहे थे, हम डिस्टिंक्ट पर्सन को कवर कर रहे थे। अब डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर कौन आता है, डिस्टिंक्ट पर्सन में जीएसटी ने डिस्टिंक्ट पर्सन को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आप ही का कोई दूसरा बिजनेस सेम पेन पे, मान लो कि मेरे ही दो बिजनेस है, एक तो है रेस्टोरेंट का बिजनेस है और एक है एसी की सर्विसेज में करवाता हूँ, मतलब एसी का रिपेयर वगैरह का दो बिजनेस है, मेरे दोनों बिजनेस है और दोनों बिजनेस अच्छे खासे चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं और दोनों सेम ही पेन पे है, दोनों जो बिजनेस है वो सेम पेन पे चल रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरे ही पेन पे चल रहे हैं, दोनों बिजनेस मेरे हैं तो मेरे ही पेन पे चल रहे होंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, मेरे रेस्टोरेंट के बिजनेस का ना एसी जो है वो ख़राब हो गया, तो मैंने, अब मेरा ही दूसरा बिजनेस एसी रिपेयर का था, मैंने बोल दिया, मैंने वहाँ से लड़के भेज दिए, मैंने कहा भाई वहाँ पे ठीक करके आ जाओ, तो वहाँ पे वो गए और ठीक करके आ गए। अब जब बिजनेस ही मेरा है तो एक बात बताओ, क्या मैं पैसों की बात करूँगा वहाँ पे, पैसों की तो बात करूँगा ही नहीं। और अगेन याद रखना, हम क्या कर रहे हैं, हम शेड्यूल 1 याद कर रहे हैं, शेड्यूल 1 के अंदर सारी चीज़ें फ्री में हो रही हैं। तो यहाँ पे वहाँ से मैंने भेजे, इंजीनियर को भेजा और इंजीनियर ने वो एसी रिपेयर करके आ गया वो। तो क्या इस केस में यहाँ पे ध्यान से देखना क्या हुआ है, सप्लाई टू डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी मेरी ही किसी दूसरी ब्रांच को सप्लाई किया गया है कुछ, और बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, पर्सनली नहीं किया, बिजनेस है। तो इन दोनों केस में क्या यहाँ पे भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, यस जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ और बताओ कि ये जो जीएसटी, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था कि मिस्टर एक्स ना का जीएसटी कोचिंग सेंटर है, समझ रहे हो, जीएसटी कोचिंग सेंटर है, उस पे जाके उसकी वाइफ क्लास ले रही थी, या उसकी जो जीएफ है वो वहाँ पे जाके क्लास ले रही थी। बट एक बात बताओ, अगर मैं इस केस को चेंज कर दूँ, मैं ये बोलूँ कि मिस्टर एक्स अपने घर में ही, ऑफिस में नहीं, मतलब उसके कोचिंग सेंटर पे नहीं क्लासेस ले रहा। अब उसकी वाइफ ने बोला कि मेरे को एक काम करा करो ना, अपना जीएसटी आधा घंटा पढ़ा दिया करो, मेरे को डेली घर पे पढ़ा दिया करो। तो घर पे उसको पर्सनली पढ़ा रहा है वो, कोचिंग सेंटर पे नहीं पढ़ा रहा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो पर्सनली पढ़ा रहा है। क्या फिर वो ICFB हो जाएगा क्या, ये बताओ? फिर इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा ही नहीं। और जब इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो फिर वो अगर अपनी वाइफ को पढ़ा रहा हो चाहे किसी को भी पढ़ा रहा हो, मतलब ही नहीं है। जब वो पर्सनल कैपेसिटी में पढ़ा रहा है, कहने वाली बात यह है, अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में पढ़ा रहा है, बिजनेस नहीं है, तो उस केस में फिर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा।